थी? ट्रेड हो गई थी? वेस्टर्नली हो गई थी? बची है पोलर। लिखो पोलर बेल्ट यानी कि ध्रुवीय अपने चित्र बना लो उसका। तभी तो मैंने इतना देर से लिख रही थी कि जो बच्चे बाहर हैं वो आ जाएंगे, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और वो बच्चे अभी नहीं आए हैं। वो आएंगे 10-15 मिनट बाद आएंगे, पता नहीं कितना उनको रेस्ट टाइम होता है, 2-2 को खाना खाने में गायब हो गए हैं, पवनों के साथ बह जाते हैं, फिर बादलों के साथ बहेंगे। रियली बताऊं ज्योग्राफी में ये 4-5 टॉपिक बहुत टफ हैं। बादल तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आते हैं, कितने टाइप के तो बादल हैं, पर हम लोग एक ही टाइप के जानते हैं ना। बादल जानते हो बस, एक वर्षा वाले बादल जानते हो, एक नॉर्मल जो दिखाई दे रहे हैं ना, 2 बादल, पर टोटल 10 बादल है। बेटा हो गया, आगे बढ़े। अब बात नहीं करो, ये है ना, ये ध्रुव है ना, कितना था ये? 70 से 80, 80 से 70, 80 से 90 है ना, 80 डिग्री से 90 डिग्री, सेम यही कंडीशन है, 80 डिग्री से 90 डिग्री। और वायुदाब पेटी में कौन सा क्षेत्र था, कौन सी बेल्ट थी इसकी? निम्न है, उच्च है, उच्च वायुदाब है ना। और इस वायुदाब पे किसका असर पड़ रहा था, इफेक्ट? पृथ्वी के घूर्णन का पड़ रहा था या तापमान का पड़ रहा था? पक्का? मैंने तो ये नहीं बताया था। यहाँ पर तापमान का पड़ रहा था ना, कि यहाँ पर सूर्य की रेखा तिरछी से भी कम जाती है, तो क्या हो जाता है, ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें। अब जब 6 महीने का दिन होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा, तापमान हाई होगा ना 6 महीने के दिन में, और जब 6 महीने रातें होंगी तो टेम्परेचर डाउन होगा ना। तो यहाँ पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश का, यानी कि सूर्य के तापमान का पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब पेटी है। उच्च वायुदाब पेटी होने के कारण पवनें कहाँ आएंगी, निम्न वायुदाब में। और ये वाला निम्न वायुदाब कौन सा क्षेत्र बन रहा है बेटा? बताओ, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र कौन सा बन रहा है? क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम दिया है? उपोष्ण बोला है या उपध्रुवीय बोला है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से पवनें कहाँ चलेंगी, निम्न वायुदाब की ओर। यहाँ पर क्या होता है, अब देखना, मेरी बात सुनो, ये वाला कौन सा बनाया था, उंगली लगी, दूसरी लाइन खींच गई, ये कौन सा बनाया था? क्या बताया था? बताओ, ये वाला मुझे बताओ, उच्च है या निम्न है? पक्का? कितने कंफ्यूज हो? निम्न वायुदाब है ना, उच्च, निम्न और उच्च है, समझ में आ गई? आगे बात समझ में, उपोष्ण वाली है। अब उपोष्ण वाली है तो यहाँ की जो पवन होगी वो ठंडी होगी या गर्म होगी? यहाँ की पवन ठंडी होगी या गर्म? तभी लाल से लिखा है। और यहाँ की पवन कैसी होगी? ठंडी। जब इस क्षेत्र में, अब ये भी कौन सा है,
उच्च वायु दाब है, ये है निम्न वायु दाब। तो इस क्षेत्र की हवाएं इधर जाएंगी, जाएंगी कि नहीं? तो जब विभिन्न राशियों की वायु मिलती है, यानी कि गर्म और ठंडी जल राशियां मिलेंगी, तो वहां बनेंगे वाताग्र। क्या बनेंगे आपके? यही वाताग्र बनाते हैं चक्रवात। यही वाताग्र जब बनेंगे तो क्या आएंगे आपके? चक्रवात। क्योंकि ये एरिया कौन सा है? शीत है ना, तो यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात आएंगे। कौन से चक्रवात आएंगे? शीतोष्ण चक्रवात। तो ठंडी वायु और गर्म वायु के मिलने से यहाँ पे वाताग्र का निर्माण होता है, जो यहाँ पर शीत चक्रवात लेके आता है। सेम कंडीशन यहाँ बनती है, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएंगे हवाएं। तो यहाँ पर क्या बनता है आपके? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इसके विपरीत कल एक बताया था ना, प्रति चक्रवात कल बताया था, याद है कि नहीं? घर जाके देखते ही नहीं हो, कुछ देखते हो? कौन ऐसा है जो घर जाके पढ़ता है? तेज तो है ही, उसने अपना सर झुका लिया है। पढ़ते हो चरण? अब बताओ फिर तुम। ये पढ़ने वाला बात ही नहीं कर रहे हो, इस आंसर राइटिंग के अलावा, आंसर राइटिंग के अलावा प्रति चक्रवात बताए थे। यहाँ पर कौन से आते हैं? चक्रवात आते हैं या प्रति चक्रवात आते हैं? 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। ये देखो पुराने बच्चों के यह हाल है। प्रति चक्रवात आते हैं। अब प्रति चक्रवात की स्थिति जब चक्रवात पढ़ेंगे हम तब बताएंगे। यहाँ पर केंद्र में उच्च वायु दाब होता है और जबकि चक्रवात में केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। अब इसके बारे में लिख लो। ध्रुवीय पवने, नहीं ध्रुवीय पवने लिखो बेटा, पोलर विंड्स। हाँ, ध्रुवीय पवने, ये पवने प्रायः, और चित्र ये बना लेना। ये जो मैंने ये रेड से कराया ना, किचपिच ये मत बनाना, बस ये नीचे वाला जैसा बना है ऐसे सेम ऊपर बनाना। ये पवने प्रायः ठंडे प्रदेशों से, ठंडे प्रदेश यानी कौन सा हो गया? ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी से, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी से इधर नीचे आएंगे, ऊपर ध्रुवों के बारे में 80 से 90 ध्रुवों पर उच्च वायु दाब तापमान के कारण होगा। यहाँ पर तापमान कम होगा और वायु दाब अधिक होगा। हाँ, क्या लिखा? ठंडे प्रदेशों से, और यहाँ लिख लो ध्रुवीय प्रदेश हो गए। ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय वायु दाब पेटी की ओर, उत्तर से पूर्व दिशा हो गई ना, इनकी डायरेक्शन बताओ। उत्तर से पूरब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, तथा दक्षिण से पश्चिम दक्षिण गोलार्ध में, तथा दक्षिण से पश्चिम दक्षिण गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। अब लाइन चेंज करो। 40 से 60 डिग्री, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय क्षेत्र से आई ठंडी वायु, ध्रुवीय क्षेत्र से आई ठंडी वायु, ध्रुवीय क्षेत्र से आई ठंडी वायु तथा उपोष्ण
गर्म वायु का मिलन होता है, जिनके मिलने से ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलती है। जिनके मिलने से ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलती है तथा इस प्रक्रिया में वातावरण का निर्माण होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रंट का वातावरण का निर्माण होता है, जो शीतोष्ण चक्रवात को जन्म देते हैं। लाइन चेंज करते हैं। इस प्रकार शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा महाद्वीपों के पश्चिम साइड को हिंदी में क्या लिखोगे? पश्चिमी तट पर लिख लेना। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, लैंग्वेज लिखो ज्योग्राफी की। पश्चिम तट पर अधिक वर्षा करवाते हैं। और लिख लिया ना शीतकाल में। शीतकाल लिखा क्या कि नहीं लिखा? शीतकाल नहीं। अच्छा, अधिक वर्षा करवाते हैं। इनके द्वारा वर्षा प्रायः शीतकाल में होती है। भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है, वो कहाँ होती है? उत्तरी भारत में, पूरे भारत में नहीं होती है। भारत में ऐसे लिखो, उत्तर भारत में, भारत उत्तर लगा लेना। दक्षिण भारत में भी होती है, तो उसका कारण दूसरा है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण शीतोष्ण चक्रवात है। इसे भूमध्यसागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। हो गया? सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए लॉ बहुत आफत है। अब बात करेंगे हम सामयिक पवनों की, यानी कि सीजनल विंड्स। पहले इनके बारे में लिख लो। सामयिक पवनें हिंदी में डाल लेना, वो इंग्लिश में डाल लेना, सीजनल विंड्स। जल्दी जल्दी, आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। यह पवनें प्रायः मानसून का अनुसरण करती हैं। करती हैं तथा प्रत्येक 6 महीने बाद, यानी 6 माह बाद, तथा प्रत्येक 6 माह बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। इनकी दिशा परिवर्तन के आधार पर
इनको 3 आधार में बांटा गया है। मानसूनी पवने, सागर समीर पवने, स्थल पवने, ऐसे नाम रख दो। 3 आधार में बांटा गया है। जगह छोड़ देना, बाद में लिख लेना। अब पहले हेडिंग डाल दो मानसूनी पवने, जगह छोड़ देना, हेडिंग डाल दो पहला मानसूनी पवने। लिख लिया। मानसूनी पवने प्राय स्थल व जल, मानसूनी पवने प्राय स्थल व जल के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं। स्थल व जल के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं। इंडिया का मैप देके समझा दूं? कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ दक्षिण भारत बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका है अरब सागर। अभी मुझे एक चीज याद दिलवा देना कि मैम नोट डाल के कुछ लिखवाना है आपको, ठीक है? नहीं तो पता चलेगा फ्लो में मैं रह जाएगा। अब इससे पहले मैंने आपको व्यापारिक पवने पढ़ाई थी ना, ट्रेड विंड्स पढ़ी थी। क्या थी वो ट्रेड विंड्स? बताओ, वो तो मुझे पता है वो व्यापारिक पवने थी, उसके बारे में बताओ मुझे जरा। कौन कौन से अक्षांशों के मध्य बह रही थी और कहां पर आ रही थी वो? बीस डिग्री से 35 डिग्री आ रही थी, और कहां तक? 5 डिग्री पर आते ही अपने आप को क्या कर रही थी? ऊर्ध्वाधर, है ना? तो ये देखो भारत के नीचे, अब इसको जरा दूसरों से समझा दूं, फिर इस पर आएंगे। ये हमारा इक्वेटर है ना? जैसे ही बेल्ट क्या है, कल मैंने नहीं बताया था ये टॉपिक, आज समझ लो। जो आपकी बेल्ट है, कौन सी? वायुदाब पीटियां हैं, वो मूव करती हैं, वो स्थिर नहीं है। जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी वो कब की है? जब सूर्य का प्रकाश लंबवत किस दिशा पे पड़ रहा है? 0 डिग्री पर। और आपको पता है सूर्य क्या करता है? उत्तरायण और दक्षिणायन करता है। जब सूर्य उत्तरायण करेगा तो ये बेल्ट ऊपर खिसकेगी, और जब सूर्य दक्षिणायन करेगा तो ये बेल्ट नीचे खिसकेगी। इसी आधार पर जो आपका ITCZ है वो भी क्या करता है? मूव करता रहता है। आगे वाली कंडीशन अभी नहीं बताऊंगी कि कब, जब 21 जून पर होगा तो ये बेल्ट कहाँ होगी, जब 22 दिसंबर पर होगा तो बेल्ट कहाँ होगी, मार्च में कहाँ होगी, और सितंबर में कहाँ होगी। बस अभी इतना ध्यान रखो, जो आपकी बेल्ट है वो भी क्या कर रही है? मूव कर रही है सूर्य के प्रकाश के साथ। जब सूर्य उत्तरायण करेगा, सूर्य दक्षिणायन करेगा। सूर्य उत्तरायण कब करता है? 22 दिसंबर के बाद, क्योंकि 22 दिसंबर पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश लंबवत किस पे पड़ता है? 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। और इससे ही 21 जून को कहाँ पड़ रहा है आपका? कर्क रेखा पर। ठीक है, अब मैंने जो बात करी मौसम की बात करी है, जब यहाँ पर ये बिल्कुल स्थिति कैसी है? नॉर्मल है। जब बेल्ट हमारी क्या है? फिक्स है। फिक्स कब है? जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर है। उसके बाद ये बेल्ट बढ़ती जाएगी ना आगे पीछे। अब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पे तो सेम कंडीशन नहीं रहेगी, हवाएं आएंगी और ऐसे जाएंगी। अब जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ना ऊपर, तो यहाँ से आने वाली पवने पार करेंगी, और इसके साथ जो दक्षिण गोलार्ध की पवने वो भी तो आएंगी। दक्षिण गोलार्ध की पवने ऐसे तो आ रही थी, व्यापारिक पवने ये आ रही थी। जब ये बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो ये पवने भी ऊपर आना शुरू कर देंगी। अब जब ये ऊपर आती हैं तो जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो अपने कहाँ मुड़ जाएंगी? दाहिने या बाहिने? दाहिने। तो जैसे ही ये बेल्ट ऊपर शिफ्ट हुई, मान लो शिफ्ट होगी, कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई ना। अब जैसे ये ऊपर आई तो जैसे ही इक्वेटर को पार करा, कौन से गोलार्ध में प्रवेश कर गई? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे नॉर्दर्न में आई वैसे ही इसको प्रवेश करके अपने कहाँ मुड़ेंगी? दाहिने मुड़ेंगी। जब ये पवने मुड़ती हैं तो हम इसको कहते हैं, कौन
आगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाता है। अब इस समय ये देखो, जब ये 21 जून पर आया है तो आपके यहाँ मानसून आ रहा है। तो मानसून कब आया? गर्मियों में आया है ना। तो इस समय जो मानसून लेके आ रहा है, किधर से आ रही है? अपने सागर से होते आ रही है ना। अब यहाँ देखो, इक्वेटर इसके नीचे है। जब इक्वेटर शिफ्ट हो गया और सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा होगा इस समय? कर्क रेखा यहीं आ रही है ना, आ रही है। लंबवत यहाँ पड़ा, बेल्ट शिफ्ट हो गई ऊपर। अब शिफ्ट हो गई, अब उत्तरी गोलार्ध मान लो भी यहाँ पर है नहीं, वरना इतना नीचे इक्वेटर और नीचे है। मैं आपको समझाने के लिए कर दे रही हूँ। अब यहाँ से जब हवाएं आएंगी, जैसे ही यहाँ प्रवेश करेंगे अपने दाहिने मुड़ेंगी। तो भारत में जो मानसून लाता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये अपने आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून चली, और ये कब चल रही है? गर्मियों के टाइम पर। आगे बात समझ में, जब सूर्य क्या कर रहा है? उत्तरायण कर रहा है, तो ये अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या आया है? गर्मी आई है। तो गर्मियों के टाइम पे चलेंगी आपकी कौन सी पवन? किधर से चल रही है? सागर से स्थल की ओर। और फिर ये बेल्ट शिफ्ट होगी किधर? इस साइड। जब प्रकाश सूर्य का यहाँ पड़ेगा तब ये हवाएं इधर तो आएंगी, ये पवन ऐसे तो चल रही है व्यापारिक पवनें। फिर ये दक्षिण गोलार्ध को पार करेंगे तो अपने कहाँ मुड़ेंगे? बाएं मुड़ेंगे ना। तो ऐसे प्रवेश करके सीधे ऐसे आएंगे। वो सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? यही तो होता है, ये क्लॉकवाइज ये है, ऐसे आ जाएंगी। आगे बात समझ में? तो ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे आए तो अपने कहाँ मुड़ जाएंगे? अपने दाहिने, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में या नहीं? ये चीज समझ में आई हो तो बताओ, और चित्र बना लेना। ये सारे चित्र बना लेना जैसे पवनें आई हैं वो भी। तो अब ये पवन को क्या कहेंगे हम? अब इसकी दिशा कितने टाइम तक रहेगी? 6 माह तक। 6 माह तक आपके पवनें कहाँ से आएंगी? सागर से स्थल की ओर। जब सूर्य क्या करेगा? दक्षिणायन करेगा, और जो आपकी वायुदाब की पेटी है वो क्या करेगी? दक्षिण की ओर खिसकेगी। तब ये पवनें वापस जाएंगी, और ये व्यापारी पवनें वापस जाके इक्वेटर के पास कहाँ जाएंगी? ऐसे। तो ये पवनें क्या चलेंगी? स्थल से समुद्र की ओर। जो एक्चुअल में स्थिति क्या बताई थी? इक्वेटर के पास। फिर इधर ही से तो आ रही थी व्यापारिक पवनें। आगे बात समझ में है नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? और एक बार घर पर जाके आपको रिपीट करना। आप लिख लो, मैंने क्या लिखवाया है? कुछ नहीं लिखवाया। डायग्राम बनाया नहीं? डायग्राम जब मैं बनाती हूँ ना उस समय बना लिया करो। अब मैं बाद में लास्ट में देख तब बना लेना। अब लिखना चलो, सीजनल पेंट लिख ली, उसके टाइप पेंट को पहले मानसूनी पवनें, ठीक है, मानसूनी पवनें, ये पवनें प्रायः, ये पवनें प्रायः लिख लिया। 6 महीने वो ये कर लिया। हाँ, ठीक है। अब यहाँ लिखो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हाँ लाइन चेंज करके लिख लो। उत्तरी गोलार्ध लिख लो या ऐसे लिख लो, ग्रीष्म काल में ये पवनें, ऐसे सीधे लिखो। ग्रीष्म काल में ये पवनें, ग्रीष्म काल में ये पवनें जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। ग्रीष्म काल में ये पवनें जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, जिस कारण यह अधिक वर्षा करवाती हैं, जिस कारण ये अधिक वर्षा करवाती हैं। बाकी जब भारत का मानसून पढ़ोगे तब इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अगला लिख लो, इसी में सर्दकालीन या फिर शीतकालीन वर्षा है ना, इसी में लिखना है शीतकालीन, इसी के अंदर ये मत डालना। शीतकालीन वर्षा, शीतकाल में ये पवनें, कौन सी पवनें? मानसूनी पवनें। शीतकाल में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। अब जब स्थल से समुद्र की ओर चल रही है तो क्या वर्षा करवाएंगी? नहीं करवाती हैं। अतः ये पवनें वर्षा नहीं करवाती, क्योंकि ये पवनें क्या होती है? गर्म और शुष्क होती हैं। और इसके विपरीत ये वाली पवनें गर्म और आर्द्र होती हैं।
हेडिंग डालो कौन सी पाबंदी, फिर इसके बाद सागर और समीर, ये लोग आप ये समझ लो चित्र में और लिख के इसको अपने शब्दों में लाना। जैसे ये पूरे 6 महीने की स्थिति बताई थी ना आपको कि 6 महीने में क्या करती है हमने अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। अब ये स्थल से समीर मतलब स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर, ये प्रक्रिया आपकी दैनिक भी होती है। समझ में आ गया? ये प्रक्रिया कैसे हो रही है आपकी? दैनिक। छोटा सा इंडिया बना ले रहे हैं, वो भी दक्षिण भारत का। अब सुनो, मैंने क्या कहा? दिन है ना, सूर्य की किरण इसमें पड़ रही है और स्थल और जल की गर्म होने के लिए जो गलनांक होता है, ये क्वथनांक होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्वथनांक पॉइंट जिसमें उबलता है ना, या गर्म होता है, टेम्परेचर का जो डिग्री होगा वो इसका कम होगा और इसका अधिक होगा, या इसका अधिक होगा या इसका कम होगा? मुझे बताओ। सेम टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, मान लो 50 डिग्री तो बहुत उबल जाएंगे, 38 मान लें एग्जाम्पल के तौर पे, हम क्या दे रहे हैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया, इसको भी वही मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, पर पहले कौन सा गर्म होगा? ये कि ये स्थल गर्म होंगे, क्यों? ये ठोस है ना, और इनके गुण इनके अलग है, और ये आपके जल है। जब ये गर्म है तो यहाँ पर कौन सा ताप बनेगा, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर लो होगा। जब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? हाई है, तो यहाँ पर कौन सा बन रहा होगा? उच्च वायु दाब होगा, निम्न वायु दाब होगा? हाँ, निम्न वायु दाब होगा। और यहाँ पर तो पवनें किधर चलेंगी? उच्च वायु दाब से, यानी कि सागर से समुद्र की ओर। ये कब चल रही होंगी? ये प्रक्रिया होगी दिन में। चित्र बना लेना और अपने शब्दों में आप ये लोग लिख के, आप लोग लिख के लाओगे। अब इसके अपोजिट हम रात की बात करें तो जो चीज जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी। अब रात के टाइम पे जो स्थल आपके क्या होंगे? ठंडे हो जाएंगे और समुद्र क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। अब हम रात में क्या करेंगे? जल का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, इसके अपोजिट स्थल का जो होगा वो लो हो जाएगा। अब रात में पवनें किधर चलेंगी? यहाँ पर कौन सा दाब होगा? स्थल पर उच्च वायु दाब, और जल में तो पवनें कैसे चलेंगी? स्थल से समुद्र की ओर। तो यानी कि जो दिन होगा, यानी कि सुबह का टाइम है, उस समय पवनें आपके जल से स्थल की ओर और रात में स्थल से जल की ओर। समझ में आ गया? चित्र बना लेना, दूसरा समझो। एक है पर्वतीय समीर और घाटी समीर। अब मान लो ये पर्वत है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश सीधे चोटी पर पड़ता है। जब सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सीधे चोटी पर होता है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य क्या करेगा? पूरब से पश्चिम जाता जाएगा, सूर्य का प्रकाश नीचे उतरता जाएगा। आगे बात समझ में? सूर्य की किरणें नीचे उतरती जाएंगी। सुबह के टाइम पर यहाँ पर क्या होगा? रोशनी। रोशनी का मतलब समझ लो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। अभी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ा है, यहाँ पर घाटी पर, तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा, है ना। अब यहाँ टेम्परेचर लो होगा तो यहाँ पर दाब कौन सा हो रहा होगा? उच्च वायु दाब, ठीक है। और यहाँ पर निम्न। तो पवनें कैसे जाएंगी? घाटी से पर्वत की ओर ना। घाटी से पर्वत की ओर कब चल रही है? दिन के टाइम पर, यानी कि जब आपका सुबह सुबह हो रहा होगा। अब जैसे ही रात होगी इसके अपोजिट हो जाएगा, सूरज की किरणें यहाँ से क्या होते जाएंगे? नीचे गिरती जा रही है, घाटी पर रोशनी आ रही है। अब इसके अपोजिट में यहाँ पर अगर देखो तो इस समय जब रात में होगा, अब ये यहाँ बना लूँ, ऐसे बनाना है, चलो ये एरो मत बनाना, तुम लोग समझ लो। अब यहाँ पर क्या होगा? शाम को लगभग 4-5 बजे, मुझे लगता है 2-2:30 बजे के आसपास सूरज क्या है? घाटी में आराम से दिखाई देने लगता है ना।
तो जब सूरज वहाँ आराम से दिखाई देने लगता है तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने से यहाँ बन जाएगा निम्न वायुदाब, क्योंकि स्थल उस समय गर्म हो रहे हैं। पर जैसे ही रात हो जाएगी तो स्थल कैसे हो जाएंगे, घाटियाँ ठंडी होने लगेंगी ना, और पर्वत भी अभी भी पर्वत कैसे रहेंगे, पर्वत ठंडे होंगे, घाटियाँ गर्म होंगी, बताओ मुझे रात में है, रात में घाटियाँ गर्म होंगी और पर्वत ठंडे होंगे। तो रात के टाइम पे जो आपकी हवा चलेगी वो उल्टा होगा। रुक जाओ तो मुझे कंफ्यूज कर दिए, अब मैं बता दे रही हूँ दोबारा। अब मेरी बात ऐसे सुन लो, सिंपल सा चित्र बनाती हूँ। ये रहा सूर्य, ठीक है, सूर्य ये है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है दिन के टाइम पे जब सूर्य उदय हो रहा है। तो यहाँ पर बना है आपका निम्न वायुदाब और घाटी पर है उच्च वायुदाब। तो हवाएं कहाँ जाएंगी, उच्च दाब से निम्न वायुदाब। नहीं, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम होगा आपका दिन का। अब बात करते हैं रात की, या दूसरा डायग्राम बना लो। रात में सूर्य का प्रकाश, शाम होते होते सूर्य यहाँ पर नहीं चमकेगा, सूर्य कहाँ चमकेगा, घाटी में, यानी कि शाम के टाइम पर। अब शाम के टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, निम्न और यहाँ पर उच्च। तो हवाएं कहाँ से चलेंगी, पवनों से सागर की ओर, आगे सो घाटी की ओर। आगे बात समझ में, यहाँ है, इसको कहेंगे माउंटेन, यानी कि पवन समीर, और इसको कहेंगे घाटी समीर। अब ठीक है, ये दो चित्र अलग अलग बना दो। ये जो अभी तो सब लोग रफ कर रहे हो ना, फेयर कोई नहीं कर रहा है, जगह मत छोड़ना। जब अपनी फेयर कॉपी करो तब जगह कर लिख लेना। अब आगे लिखो, कौन से अपने हैं डायग्राम जल्दी बनाओ। ये तो बच्चों वाला डायग्राम इतनी जल्दी मैंने खींच लिया था, अभी बनाना। अगली कौन सी पवन है, पवने बताओ मुझे। लोकल विंड्स, स्थानीय, कहाँ चला जाता है, हाँ पेपर में आएंगे। क्यों, तुम्हें लग रहा नहीं आएंगे, जैसे मैं आपको चित्र दिखाई ना, कहाँ चला गया। अरे फोल्डर में बना के लाती हूँ, इसमें देखो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। आप हेडिंग डाल लो, लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय पवने। पहले इनके बारे में लिख लो, स्थानीय पवनों के बारे में। ये पवने प्रायः छोटे क्षेत्र में चलती हैं। छोटे क्षेत्र मतलब निश्चित क्षेत्र में चलती हैं। स्थानीय लोकल विंड्स, ये पवने प्रायः निश्चित क्षेत्र में चलती हैं तथा इनका प्रभाव भी निश्चित क्षेत्र में होता है। जिनको स्थानीय भाषा में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भिन्न नामों से पुकारा जाता है। ये पवनें ठंडी व गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं, मतलब होती हैं, शक्ति नहीं लिखना, शक्ति में मतलब डाउट हो जाता है। ये पवनें ठंडी व गर्म दोनों प्रकार की होती हैं। एक आध पवन है, समझ लो,
बाकी अपने आप करके लाओगे। एक आध पवन मैं बता दे रही हूँ, बाकी अपने आप करके लाओगे। पहले लिख लो चिनूक। क्या कह रहे हो? पूर्वैया, पचवैया, लू है ना, भारत में लू गर्म हवा है। आप सुन लो मेरी बात, अभी मैंने चिनूक लिखवाया, चिनूक बोला है, लिखवाया नहीं। दिख रहा है चिनूक लिखा हुआ? ये पवन है, इसकी प्रकृति गर्म है और ये कहाँ बहती है? आपके यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, यूएसए, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। रॉकीज पर्वत की ये रेंज है पूरी। रॉकीज पर्वत के पूर्वी तट के सहारे ये फ्लो करती है और कहाँ से बहना शुरू करती है? कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार से स्टार्ट होते होते कनाडा में क्या है, ये ब्रिटिश कोलंबिया तक फ्लो करती है इसी के सहारे। और ये प्रकृति में कैसी है? गर्म है। गर्म है तो चूंकि रॉकीज पर्वत पे जो क्या जमा होगा? स्नो जमा होगा, उसको क्या करती है? मेल्ट करती है। अब जब स्नो मेल्ट होगा तो कहाँ जाएगा? नीचे फील्ड में जाएगा ना, और फील्ड में उसको क्या मिल जाएगा? फील्ड को पानी मिलेगा, तो पानी मिलने के बाद फील्ड में क्या हो जाएगी? अच्छी फसल। तो ये क्या होती है? ये हवा फसलों के लिए अधिक लाभकारी होती है। रीजन पता चल गया? कहाँ चल रही है चिनूक? अभी मैं स्थिति बता रही हूँ, घर में अपने आप लिख के लाओगे। दूसरी आपकी फॉन कहाँ चलती है? इटली कहाँ गया? इटली के पास है उत्तर में आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत के उत्तर के सहारे ये भी क्या है? फॉन, गर्म पवन है। फॉन है यहाँ पर है, चिनूक, ये भी गर्म पवन है। आल्प्स पर्वत के उत्तर में क्या करती है? फ्लो होती है और इसका जो असर देखा जाता है स्विट्जरलैंड के पास। इटली के उत्तर में स्विट्जरलैंड है, उसके बाद हंगरी है, ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, पर इसका असर अधिकतर इटली और हंगरी के पास देखा जाता है। ये भी गर्म है। ये भी क्या करेगी? आग पर जो बर्फ जमी होगी उसको क्या करेगी? मेल्ट करती है और फसलों के लिए अंगूर की खेती फेमस है। अंगूर की फसल के लिए लाभकारी है। इसके बाद बात करते हैं सिराको। सिराको भी क्या है कि गर्म है, गर्म पवन है। ये क्या करती है? सगरा मरुस्थल के पास उड़ती है और इसका प्रभाव फ्लो करता है भूमध्य सागर की ओर, क्योंकि स्थल से किधर जाएगी पवन? सागर की ओर ना। तो भूमध्य सागर के आप ये धूल उड़ा के ले जा रही है, तो इसके कारण जो वर्षा होती है उसको वर्षा कैसे होती है? लाल, तो उसको कहते हैं रक्त वर्षा। ठीक है, रक्त वर्षा। और यहाँ पर जो इटली और जर्मनी और आगे ये क्या है? फ्रांस, इसको क्या करती है? प्रवाहित करती है। सिकोल से प्रवाहित होने वाले देश हैं आपका स्पेन, फ्रांस, इटली और साथ ही साथ भूमध्य सागर। अब बात कर रहे हैं भारत की। भारत की कर ले सितारों। उत्तर भारत में चलने वाली हवा है लू, जो प्रायः पश्चिमी देश से यानी पश्चिम से आने वाली हवाओं की चपेट में आकर, और यहाँ पर है आपका सार्बो। कौन सा मरुस्थल है भारत में? सारा मरुस्थल है। थार मरुस्थल से होती हुई आती है, क्योंकि ये स्थल से आ रही है तो शुष्क और गर्म होगी। अब शुष्क और गर्म होगी जब ये यहाँ प्रवेश करती है किधर? पूरब के साइड में, उत्तर भारत में, तो ये गर्म होती है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम? लू। और ये किस में सहायक होती है लू? किसी फसल को पकाने में सहायक है या नहीं? इस समय कोई ऐसी फसल है जो पक रही हो? गेहूँ पकते हैं इस समय, धान इस समय पकते हैं, धान लगाए जाते हैं। ये सब पढ़ोगे जब आप। अब हम बात करते हैं आम। वेरी गुड, आम का दिन है। अब बात करते हैं जापान में। जापान
जापान में एक चलती यामो पवन, ठीक है, ये भी गर्म है। अरब में चलती है, कौन सी चलती है? सिमुम। अरब में चलती है सिमिम। तो कुछ लोकल पवने हैं जो आपको लिख के लाना है। सिमुम ये अरब में चलती है, अरब प्रायद्वीप यानी कि जो सऊदी अरब देश है ना, उसमें चलती है। गरम है, ये किसने बताई गरम है? एक हैस्टम है, वो ठंडी है, वो चलती है यूएसए में। हो गया, करके लाओगे। अब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा था नोट करवाना है मुझे, कुछ थोड़ा सा लिख लो फटाफट। पहला लिखो, जो व्यापारिक पवने बोला था ना, उसी में व्यापारिक पवने नहीं, नोट डाल के लिखो फटाफट। व्यापारिक पवने प्राय स्थल से चलती हैं। व्यापारिक पवने प्राय स्थल से चलती हैं, जिस कारण ये शुष्क और गर्म होती है तथा वर्षा नहीं कराती हैं। परंतु जब ये पवने किसी सागर या महासागर के ऊपर से होके गुजरती हैं, हाँ, परंतु जब ये पवने सागर या महासागर से होकर गुजरती हैं तो इन पवनों में नमी, यानी कि ये पवने आर्द्र हो जाती हैं। ऐसे लिख लो, ये पवने आर्द्र हो जाती हैं, ये पवने आर्द्र हो जाती हैं। जब ये पवने महासागर से गुजरती हैं तो ये आर्द्र हो जाती हैं, जिस कारण ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करवाती हैं। जिस कारण ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करवाती है। ठीक है, अब नोट डाल के लिख लो कोरियोलिस पर, ये पूर्वी साइड में वर्षा करवाती है। या कोरियोलिस बल अपने आप करके लाओगे? नहीं लिखाएंगे, अपने आप करके लाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है बादल और वर्षा। क्लाउड एंड रेन। और इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आर्द्रता क्या होती है। कोई जानता है आर्द्रता के बारे में तो मुझे बताएं। ह्यूमिडिटी मौसम में है, इसी मौसम में होती है आर्द्रता या सब मौसम में रहती है? मैम अधिकतर इसी में होती है। और आर्द्रता कहाँ से जन्म लेती है? बताओ आर्द्रता क्या होती है, पहले मुझे ये बता दो। किसी भी माध्यम में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। नमी की मात्रा, यहाँ नमी हम जलवाष्प से ले सकते हैं। किसी भी माध्यम में, माध्यम क्या हो सकता है यहाँ पर? कुछ भी हो सकता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को उसकी नमी कहते हैं। आगे बात समझ में? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को उसकी नमी कहते हैं। उसकी नमी कह रहे हैं हम, किसकी? वायु की। और ये अधिक या ज्यादा भी हो सकती है। अभी मैंने आर्द्र और शुष्क, मतलब आर्द्र भी बताई थी, आर्द्र के साथ शुष्क भी बताई, पवने बताई ना। जो आर्द्र पवने होंगी उसमें जलवाष्प अधिक होगा, या जो शुष्क पवने होंगे उसमें जलवाष्प अधिक होगा।
होकर गुजरी हो कभी आप? ये पब्लिक सागर या महासागर या किसी जलराशि से होकर गुजरी होंगी। अगर हम बात करें आर्द्रता की वायुमंडल में मिलती है, ये निश्चित मात्रा है। जल वाष्प की मैं पढ़ा रही थी, कब पढ़ाया था? जब वायुमंडल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो निम्नाधिक होती है। निम्नाधिक का मतलब कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अभी मैंने दो तरह की वायु बोली, शुष्क वायु जो जिसमें नमी तो होगी पर उतनी नमी नहीं होगी कि वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। क्या हो जाए? सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हो जाए। अब आज बहुत सारे नए नए शब्द सुनोगे। संतृप्त, पहली बात। दूसरी है संघनन। एक है आर्द्रता के प्रकार में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, पहले आर्द्रता लिख लो फिर समझाएंगे आगे। आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित वायु में जल वाष्प की मात्रा को, वायुमंडल में उपस्थित वायु में जल वाष्प की मात्रा को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। कहाँ से रिपीट करना है? मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ह्यूमिडिटी, क्या बना दिया? ह्यूमिडिटी बनेगा, ये तो ह्यूमिडिटी, ये तो मानकता है। की जगह खड़ी है। अच्छा इटी, ह्यूमिडिटी, ये बोलो ना, ह्यूमिडिटी। नहीं कंफ्यूजन, ह्यूमिडिटी, निटी नहीं, ह्यूमिडिटी बोलो। क्या लिखा? लैंग्वेज बोलो। आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। आर्द्रता निम्न तीन प्रकार की होती है। विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और संतृप्त आर्द्रता। संतृप्त नहीं, निरपेक्ष है, सॉरी। एब्सोल्यूट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब पहली बात सुन लो। अभी मैंने बोला था एक संतृप्त, है ना? एक शब्द बोला है संघनन। पहले हम बात कर लेते हैं संतृप्ति। संतृप्त, सैचुरेटेड। अब सुन लो,
कोई वायु समूह नहीं लिया है, वायु का एक टुकड़ा लिया। अब हम इसको संतृप्त व्यक्त कर रहे हैं। मान लो इस वायु में जल वाष्प के धारण करने की, तो जल वाष्प है, जब ये 100% एब्जॉर्ब कर लेगी तब ये वायु क्या कहलाएगी? संतृप्त वायु। जब तक ये 100% क्या करती है, नमी को ऑब्जर्व नहीं करती, यानी जल वाष्प को ऑब्जर्व नहीं करती, ये संतृप्त नहीं कहलाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि अब इसको लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे लिखो, संतृप्त वायु, संतृप्त वायु, हाँ संतृप्त वायु वह वायु है जो अपनी जलवायु वो जल वाष्प क्षमता के अनुसार, जल वाष्प क्षमता के अनुसार जल वाष्प को ग्रहण कर लेती है। जल वाष्प क्षमता के अनुसार जल वाष्प को ग्रहण कर लेती है, यानी कि पूरा 100% अपनी कैपेसिटी को पूरा क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेगी। उसको क्या कहेंगे हम? संतृप्त वायु। और जिस टेम्परेचर पे वायु संतृप्त होती है उसको कहते हैं अशांत बिंदु, ड्यू पॉइंट। जिस बिंदु पर कोई वायु संतृप्त होती है उसको कहते हैं अशांत बिंदु। यह बिंदु भिन्न भिन्न वायु के लिए, यह बिंदु भिन्न भिन्न वायु के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। इसको ऐसे समझो। अब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही क्या होता है, मान लो ये क्या है? जल राशि है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। अब जब ये वाष्पीकरण होगा तो इस नमी को वाष्पीकरण बना तो जो वायुमंडल में है उसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। जल वाष्प आ जाएगा। अब इस जल वाष्प को सोखने के लिए वायुमंडल में जो उपस्थित क्या होगी? गैस होंगे या धूल के कण होंगे। अभी धूल कण यहाँ नहीं बताएंगे, धूल कण हम बनाएंगे जब संघनन करेंगे। तो जो गैस होगी वो क्या करेगी? इसको ऑब्जर्व करेगी, अवशोषित करेगी। जब वो अवशोषित करेगी तब हो सकता है कोई वायु के कण ने 10 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर लिया हो? पूरी ऑब्जर्व कर लिया हो, यानी कि 100% क्या कर दिया होगा? अपने आप को संतृप्त, यानी कि क्या बना दिया होगा? सैचुरेटेड। और कोई होगा, कोई वायु के कण और ऊंचाई पे जाने पर, यानी कि हो सकता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर, कोई वायु 30 डिग्री टेम्परेचर पर, कोई वायु 40 डिग्री टेम्परेचर पर अपने आप को क्या करती होगी? संतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड करती होगी। इसलिए मैंने बोला कि प्रत्येक वायु का अपने अपना क्या होगा? वो शांत पॉइंट अलग। अब जिसमें 100% कहाँ हो गई? 10 डिग्री पर, तो ये 10 डिग्री उसका क्या हो जाएगा? अशांत बिंदु, यानी कि ड्यू पॉइंट। ये चीज समझ में आ गई? अब इसके लिए तो ये हो गया, अन्य गैस के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। अब एक मैंने यहाँ पर बताया था, कहाँ गया?
पेपर गायब हो गए, आ गया। जो हम वायुमंडल में आर्द्रता नापते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसको देखो कैसे, पहले इसकी वो लिख लो हिंदी, फिर बताएंगे। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता किसी वायु का एक निश्चित तापमान पर किसी वायु का एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प का धारण करना, जलवाष्प का धारण करना तथा उसी तापमान पर उसी वायु का जलवाष्प धारण करने की क्षमता, जलवाष्प धारण करने की क्षमता को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में डिनोट करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, प्रतिशत में दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ये मैंने क्यूब नहीं बना रही हूँ, जो आर्द्रता होती है उसको क्यूब में नापते हैं, आयतन लेते हैं उसका, आयतन मीटर, घन आयतन मीटर। यानी कि अगर ये मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। तो ये वायु का, जैसे आप ये देखो चीनी कैसी होती है, चीनी देखी है क्यूब के रूप में होती है ना, तो जस्ट ये समझो हम जो वायु का कर रहे हैं वो चीनी को ले रहे हैं। अब चीनी में जब चीनी पानी में डालोगे, थोड़े से पानी में डालोगे तो गीली हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो वो घुल जाएगी, है ना। तो सेम ये, अब यहाँ चीनी घुल रही है पर यहाँ वायु क्या होगी, जब अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और उसको रोक नहीं पाती है तो वो क्या करती है, बूंदों के रूप में वर्षा यानी कि पानी को गिरा देती है। आइए बात समझ में है नहीं, बारिश कैसे हो रही है, जब ये जलवाष्प को अपनी क्षमता से अधिक ऑब्जर्व कर लेंगी तो ये क्या करेंगी, बारिश की बूंदों के रूप में गिरना शुरू कर देंगी। अब मैंने यहाँ जो लैंग्वेज लिखी वो है, एक वायु, ठीक है, किसी भी तापमान पर, मान लो ये वायु है, एक तापमान पर अपने अंदर 40 ग्राम जल वाष्प ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जबकि इसके अंदर क्षमता कितनी थी, उतनी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, क्षमता कितनी थी, 60 ग्राम की। अब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने क्या कहा था, एक फॉर्मूला बनेगा 40 × 60 अपॉन में इंटू अपॉन 100 और इंटू 100 काटोगे तो कितना आएगा, मैथ वाले बताओ, मेरी मैथ बहुत कमजोर है, कितना आएगा, तुम्हारे पास मैथ है ना, 2/3, बिल्कुल काटना है, पॉइंट में लाना
पॉइंट में जाना है। हाँ 6.6 आएगा या 66.67 यही आएगा ना, यही आ रहा है। ये कहाँ से आ जाएगा? क्या आ रहा है बताओ? 0.66 आएगा। 0.66 पक्का करके देखो जरा। नहीं वही आएगा जो आप बता रहे हैं। वही आएगा जो मैं बता रही हूँ, करके देखो। ये कटा हुआ गलत है ना, 1 0 से 1 ही 0 जो कटेगा 3 कहाँ से कट जाएंगे। कर दूँ? हाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 बचेगा। 6 से 40 कटेगा, वही आ जाएगा ना 66.67। ये कब हुआ? जब इन लोगों का टेम्परेचर सेम था। लैंग्वेज क्या लिखी थी मैंने? लैंग्वेज बताओ, जो लैंग्वेज लिखी वो बताओ। हाँ पूरी लिखवा नहीं रही है, बता रही हूँ। हाँ तुम ही बताओगे आज, खड़े हो बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित। हाँ सापेक्ष, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है और उसको किसमें दिखाते हैं? प्रतिशत में। सेम टेम्परेचर लिया है ना, टेम्परेचर आपको उसमें मान लो, चलो मैंने मान लिया यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर है ना। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने पर किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा तो उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर लिया है, अगर मैं ये टेम्परेचर क्या कर दूँ? 40 डिग्री कर दूँ। तो चित्र बनाते जा रहे हैं, उसको अपने समझने के लिए भी क्या करोगे? बना लोगे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट स्टार्ट हुआ है। क्या बढ़ाया है? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वायु का आयतन बढ़ेगा। अब वायु का जब आयतन बढ़ा है तो उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अभी हमने 30 डिग्री पर लिया, अब हम 40 डिग्री पर ले रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यहाँ जो जल वाष्प धारण करने की क्षमता कितनी कर रही है? 40 ग्राम। और जब टेम्परेचर बढ़ा है फिर कितनी करी इसने? 80 ग्राम करी। वही फॉर्मूला सीधे लगाओगे, क्या करोगे? 40 में 80 इंटू 100 काट दोगे। यहाँ पर 0 पूरा ही रखते हैं, यहाँ से काट दोगे 4 और 2 पंजे, कट गया 50%। अब ये बताओ सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ी या घटी? उससे कंपेयर करो। पहले कितनी थी? 66.67, अब कितनी हो गई? तो तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये लिखो, पहले वाला चित्र बना लो, फिर ये लिख के ये वाला चित्र बना लो। पहला जो बनाया जो लिखवाया ये लिख लो, ये वाला चित्र बनाओ और ये फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्द्रता कितनी धारण करिए? 40 और 60 ग्राम। पहले ये दोनों बनाओ समझने के लिए। एक वायु का कण है, बना लिया। अब दूसरा पॉइंट लिख लो, तापमान बढ़ने पर वायु का आयतन बढ़ता है। हाँ इसमें लिखो, तापमान बढ़ने पर वायु का आयतन बढ़ता है, जिससे उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसमें जल वाष्प धारण
धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, परंतु तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। परंतु तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। अब वो दूसरा वाला बना लो जिसमें 50% आया था, कम होती है। क्या हो गया? जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण एक तो क्या बोला, किसी ने पूरी लिखी नहीं? अक्षय तुमने लिखी? किसी ने पूरी नहीं लिखी? आयतन और जलवाष्प धारण क्षमता दोनों बड़ी। पूरी लाइन बोलना। टेम्परेचर बढ़ने पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और उसका आयतन है वो भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता वो कम हो जाएगी। पूरे तो किसी ने लिखा, परंतु ताप जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, परंतु तापमान के बढ़ने के साथ सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। बस इतना लाइन है। परंतु तापमान बढ़ने के साथ सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। नहीं समझे? 30 डिग्री टेम्परेचर पे दिखाया था तो 66 आ रही थी। अब मैंने तापमान बढ़ा दिया ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो आयतन बढ़ेगा। पहले 40 ग्राम और 60 ग्राम ले रही थी, अब क्या करा, अब इसकी क्षमता कितनी हो गई? 60 ग्राम की हो गई ना, 60 से 80 हो गई। जब आयतन बढ़ गया तो इसने 80 ले ली। अब 80 ली तो डिवाइड करोगे 40 इंटू अपॉन में 80 इंटू 100 कितना आएगा? 50। पहले कितनी थी? 60। तो तापमान बढ़ने पे सापेक्ष आर्द्रता कम हो गई कि नहीं हो गई? अब मान लो जब टेम्परेचर गिरेगा तो आयतन भी कम होगा। आयतन कम होगा कि नहीं होगा? जब आयतन कम होगा तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी तो कम होगी। हो गई? अब कम हो गई तो अब यहाँ पर पहले चित्र समझ लो, फिर अब बताएंगे। ये चित्र बार बार बना लो। 40 था, जब टेम्परेचर 30 रहा तो 40 और 10 60 करी। अब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कितनी करेगी? 40 ग्राम। पहले मैंने 30 डिग्री लिया, फिर मैंने 40 डिग्री लिया, अब मैंने टेम्परेचर कम करके ले लिया 20 डिग्री। ठीक, अब 20 डिग्री पे करोगे 40 अपॉन 40 इंटू 100 कितना आएगा? तापमान कम होने पर आयतन कम होगा, जलवाष्प धारण करने की क्या होगी? क्षमता कम होगी। यानी कि अब इसका 100% हो गया। अब 100% को ये क्या बताएगा? संतृप्त वायु, वो वायु जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार पूरे अपने आप को फुलफिल कर दे, उसी को हम क्या कह रहे हैं? संतृप्त वायु। अब यहाँ पर 100% आ गया। अब ये वायु कैसी हो गई? संतृप्त, सैचुरेटेड। आगे बात समझ में? अब लिखो लाइन। तापमान कम होने पर वायु का आयतन कम होता है। तापमान कम होने पर वायु का आयतन कम होता है, जिससे उसमें जल धारण करने की क्षमता, समझ में आ रहा है? जिससे उसमें जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है।
तथा सापेक्ष आर्द्रता तथा तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। या ऐसे करो, तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता संतृप्त वायु में परिवर्तित हो जाती है। आयतन गलत नहीं, आयतन साइज कहाँ से फिट करना है? तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ने पर सापेक्ष कम होने पर है, तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता संतृप्त हो जाती है ना, यानी कि संतृप्त वायु में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको इतना पता चल गया ना। अब संतृप्त हुई तो इसका जो ओसांग पॉइंट था कितना था? जिस पॉइंट पर ये हुई है संतृप्त 100% मिली है, कितना है? तापमान कम करा ना, तो 20 पर ये क्या हुई? संतृप्त हुई है। ऐसी वायु है, मैंने कहा ना कि हर एक वायु का अपना अपना संतृप्त पॉइंट अलग अलग होगा। ये जिसको कह रहे हैं ओसांग बिंदु, तो इसका ओसांग बिंदु क्या है? 20 डिग्री। अब कहाँ पर थे हम लोग? इतना ज़्यादा सर्च कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर थे ना। 100% वाली चीज़ समझ में आ गई, ओसांग पॉइंट समझ में आ गया। ओसांग पॉइंट आप हेडिंग डाल के लिख लो, ओसांग पॉइंट। ओसांग बिंदु वह बिंदु है, तुमने लिख लिया तो किसी और ने नहीं लिखा ना। ओसांग बिंदु या ड्यू पॉइंट वह बिंदु है जिस पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। संतृप्त हो जाती है। संतृप्त मीन्स सैचुरेटेड। किसी वायु की संतृप्तता उस वायु द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार जल वाष्प ग्रहण करने की सीमा है। जल वाष्प ग्रहण करने की सीमा है। यदि इस सीमा से बाहर कोई भी वायु बाहर का मतलब अधिक होगा ना, इस सीमा से अधिक जल वाष्प ग्रहण कर लेती है, तो वह उसे वर्षा के बूंदों के रूप में गिरा देती है। अभी यहाँ वर्षा बनी नहीं है, तो वह उसे वर्षा के रूप में गिरा देती है। आज वर्षा पढ़ाएंगे, कल क्लाउड पढ़ेंगे। आज वर्षा इसलिए पढ़ाएंगे, अगर हम क्लाउड बताने लगेंगे तो वर्षा रह जाएगी। या वर्षा बताएं या क्लाउड बताएं, बताओ। क्योंकि वर्षा में ही पहले क्लाउड आएगा फिर वर्षा होगी, तो पहले क्लाउड बनाते हैं। तुम लोगों का मन लेना चाहते हैं इसलिए पूछते हैं। बादल क्या है? ये बादल तभी पूछ लिया जाता है कि हो सकता है आपका मन पता चल जाए तो अगले दिन वो चीज़ बना दी है ना। क्या पता जिस चीज़ की तुम आज डिमांड कर रहे हो वो चीज़ घर में अवेलेबल ना हो। बात करेंगे हम पहले क्लाउड की। आर्द्रता समझ में आ गई है। बादल बनने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है बताओ?
चक्र सुने हो? जल चक्र नहीं, क्या है ये जल चक्र? ठोस लिक्विड गैस बताओ तो क्या ठोस सिर्फ है। ये जल चक्र है? हाँ, चलो हाँ जल चक्र हो सकता है। बचपन में पढ़े नहीं हो? वाष्पीकरण, फिर जल वाष्प बन रही है, जल वाष्प से क्या बन रहा है? बादल बन रहे हैं, बादल से फिर वर्षा हो रही है, वर्षा से फिर क्या हो रहा है? बर्फ जम जा रहा है, ठोस बन रहा है। वर्षा से फिर जल बन रहा है। यही चीजें पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बचपन में? नहीं पढ़े हो? छोटा हो जाएगा ये? नहीं हो रहा है। जल, जल का क्या होगा? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के होगा फिर क्या बनेगा? जल वाष्प। और जल वाष्प के बाद क्या होगा? संघनन, संघनन के बाद बादल, बादल के बाद वर्षा, वर्षा के बाद पुनः जलवाष्प पढ़ चुके हो ना? तो जलवाष्प के बाद क्या आ रहा है आपका? संघनन। संघनन क्या हो रहा है? संघनन होगा तभी आपका बादल बनेंगे। क्या है संघनन? Is water as a gas. You can't see water vapor, but there can be millions of gallons of water vapor overhead at any time. When air cools, its ability to hold अब water आज vapor सीखना ही नहीं, आप प्रोसेस increases. देखो बस, बाकी बताओ। Air cools as it rises because it expands. If air cools to the point where it reaches its maximum capacity for holding water vapor, further cooling will cause some water vapor to change into liquid water. This process is called condensation. However, the water vapor must condense onto something. Dust, pollen, smoke, or sea salt particles must be present in the air for condensation to occur. These are called condensation nuclei. Cloud droplets are very small. क्या हुआ बोलिए? Several million droplets could fit in a large soda bottle. Because यहाँ they से are पिक्चर so देखो, फिर small, मैं एक से they क्वेश्चन fall करूँगी। very slowly. So slowly that air movement can keep them suspended. When two small cloud droplets collide, they join together to form larger droplets. This collision and combining process is what makes the droplets increase in size. Some droplets may have a small icy center, which can lead to the formation of snow or a combination of ice and snow called graupel. If they get large enough, they will fall as precipitation. Actually, most precipitation starts out in a frozen state. There are three main cloud forms. Cumulus clouds are the puffy cotton ball-shaped clouds. यूनिस क्लाउड, The bottom of these clouds are Cumulus cloud. usually only a few thousand feet from the ground, but the tops can be over 60,000 feet when they grow into thunderstorms. Stratus clouds are blanket or sheet-like clouds. They can form at many different heights, including forming at the ground when it is then called fog. Cirrus clouds are high clouds that look like thin wispy Cirrus strands of hair. ऐसे दिखते हैं बादल में? बताइए बताइए। नहीं। Clouds are an ever-changing aspect of weather. The clouds can often be a great visual indicator of certain weather patterns, and they can even act as a harbinger of upcoming weather conditions. In
this brief weather tutorial, we will discuss four बादल देख लो primary बेटा, types of clouds, as well ये as याद कर ले some पेपर में। hybrids within these categories. We'll show some specific examples of each, and we'll also look at some of the weather elements associated with these different cloud types. Clouds are categorized by their structural characteristics and the height of the atmosphere in which they develop. दिखते हैं क्या बादल ऐसे Clouds आकाश में are circular, cumuliform, बारिश के बाद कभी कभी अभी भी दिख रहे हैं उनको बहुत ऊंचाई पर there देखो can be different combinations or hybrids of each of these cloud types. Cirrus clouds are high-level clouds that typically form between 16,000 and about 50,000 feet above the Earth's surface. And the Latin word cirro means curl of hair. And many times cirrus clouds दिखती can हैं? mimic curls of ऐसे hair करते due हुए? to the thin wispy structure that इनको they बोलते हैं form. साइरस Cirro can also be used as a पवन चक्की नहीं बादल देखो to describe high-level clouds. तुम अर्जुन बन जाओ Cirrus clouds are composed of tiny Like ice what crystals aspects? suspended in the upper parts of the troposphere, which is the layer of the atmosphere where all weather occurs. And cirrus clouds are often thought of as indirect indicators of weather patterns. And sometimes they may ऐसे दिखते हैं कभी कभी strong चलते हुए tungsten. ऐसे लाइन And cirrus clouds can also be seen preceding इसको cirrus बोलते हैं? clouds by more than a day or two. स्ट्रेटस क्लाउड Cumulus clouds might be one of the more जब लेयर के ऊपर लेयर लेयर के ऊपर लेयर आती है Cumulo is Latin for क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाने लगती हूँ तो आपको चीजें समझ नहीं And आती cumulus clouds can often look detached or isolated from other clouds, and they'll often appear as fluffy white cotton balls or perhaps even cauliflower. These clouds are ये वाले considered दिखते हैं multiple उड़ते clouds हुए also forming between जिसमें कभी हाथी बना हुआ होता है कभी घोड़ा बना हुआ होता है in the desert southwest and much of New Mexico. These कभी कुछ clouds दिखता है कभी कुछ form दिखता है in higher levels in other क्यूमुलस ये बादल में बारिश नहीं करते हैं ये करते हैं क्या बारिश stratiform clouds or निम्बो बादल निम्बो जो क्लाउड होते हैं वो बारिश करते हैं layer of cloud that exhibits little definition or वो निम्बो साइरस In other words, they will typically appear as a hazy white or gray mass. ये बादल होते हैं ना बादल तो बारिश करते हैं कभी कभी बादल बहुत आते हैं पर बारिश नहीं होती है क्यों नहीं पता है क्यों क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टेम्परेचर कभी कभी इतना हाई हो जाता है कि बीच में ही बादल क्या हो जाते हैं पानी गैस में परिवर्तन हो जाता है कभी बादल बहुत आते हैं बारिश नहीं होती रीजन पता चल गया क्यों अब हटा दी वीडियो ये पूरी देखोगे पढ़ाई के लिए देखोगे मैम लगी रहनी क्या समझ में आया अभी देख लो मैं समझा दूंगी अभी तुम्हारे माइंड में क्या है पीछे बना But they are typically only seen in the lower parts since they will usually obscure any clouds above. Cumulonimbus are also a unique ऐसे भी दिखते हैं cloud that extends from the lower to the upper parts of the troposphere and are otherwise known as thunderstorm clouds. We briefly mentioned cirrus in the highest part of the बस troposphere. खत्म हो गया Altocumulus clouds have some ये वाले दिखते हैं कभी कभी One such variation सब दिखते हैं क्या देखना है on the leeward side of topographical vary. Discuss तुम लोगों ने इतने बादलों के नाम देख लिए ना identify some cloud और types. जानते कितने बादल थे अब तक More information for example. हाँ बादल फटने का रीजन ये होता है जब उसके रास्ते में आया हुआ अवरोध कोई भी पहाड़ चट्टान का या बादल आपस में ही टकरा जाए ठीक है तो हम बात कर रहे हैं बादल बनने की ना बादल पढ़ रहे हैं तो बादल बनने के लिए पहले आपका क्या होना चाहिए संघनन कंडेंसेशन अब इसको समझ लो जब जल गर्म होके जल गर्म कब होगा जल गर्म कब होगा उसको उष्मा मिलेगी बॉइलिंग पॉइंट कितना है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस कितना है बताओ ये तो रिकॉल नहीं करना पड़ेगा जल्दी बताओ 100 है और आइस कब बनेगा कम क्या हुआ ये कौन सा टेम्परेचर कम है 0 डिग्री पर जम जाएगा और इससे भी जो टेम्परेचर रहेगा उसमें क्या रहेगा
उबलने के बाद वाष्प बनेगा ना, यानी कि 100 डिग्री से प्लस का टेम्परेचर चाहिए क्या, किसी भी जल को वाष्प बनाने के लिए। आगे बात समझ में, जहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो अब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर वाष्पीकरण हुआ। अब आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कैसा होगा, कम, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम। तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। जिस पॉइंट पर ये क्या बनी थी, जल से भाप में बदली थी, क्या अब ऊपर जाके वही पॉइंट इसको सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगी, लिक्विड में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जल वाष्प। अभी हम जल वाष्प कहेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं हम, जल वाष्प। अब मैंने क्या कहा था, इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था, आर्द्रता और वायु बताई थी। वायु में जल वाष्प धारण करने की क्षमता। अब वायुमंडल में आपकी क्या क्या चीजें मिलती हैं, धूल के कण मिलते हैं, नहीं मिल रहे हैं, मिलते हैं। और क्या मिल रहा है, जल वाष्प। तो जहां पर अभी आपने देखा था ना, न्यूक्लियर होंगे, ये न्यूक्लियर कैसे जैसे धूल वगैरह के कण, ये न्यूक्लाई होंगे, तभी क्या होगा, तभी बादल बनेंगे। अब 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद। अब मान लो ये बादल बना, यहाँ पर क्या हो गया, धूल के कण इसको आगे मिल गए, धूल के कण आपस में मिले। इस धूल ने क्या करा, इस जलवाष्प को अवशोषित कर लिया, यानी कि सोख लिया। अब फिर ये और ऊपर बढ़ी, क्यों बढ़ रही है और ऊपर, और ये बताओ इसका टेम्परेचर गिर कैसे रहा है। एक तो ऊंचाई के साथ गिर रहा है, दूसरा एक तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है, दूसरा जब ये अपने आप को गैस की फॉर्म से किस में लाएगी, लिक्विड फॉर्म में लाएगी, तो इसने जो अपने अंदर हीट होल्ड कर रखी थी, किसके लिए, गैस फॉर्म में रहने के लिए, उसको क्या करेगी, रिलीज करती जाएगी। जैसे ही इसको रिलीज करेगी, इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। अब ये टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये अपने आप को किसमें बना लेगी, एक क्या बोलेंगे, द्रव में, लिक्विड फॉर्म में बना लेगी ना। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में बनाई तो ये कण अवशोषित हुए। अब ऐसा तो नहीं कि वायु में सिर्फ एक ही कण रहा होगा, बहुत सारे कण हैं, और इन बहुत सारे कणों ने क्या करा होगा, जल को अवशोषित करा होगा। और ये जल को जब अवशोषित करके मिलती गई आपस में, तो इन्होंने क्या कर लिया, बादलों का निर्माण कर लिया है। बादलों के फॉर्मेशन में जो बादल बनते हैं, उसमें आपका जल वायु होती है, धूल के कण होते हैं, जलवाष्प होता है, वर्षा के बूंदे और हिमकण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हिमकण, जलकण और बताएंगे धूल के कण। इन सबका मिश्रण और इसके साथ साथ वायु, इन सबका मिश्रण क्या कहलाता है आपका, बादल। और बादल कब बनेंगे, संघनन की प्रोसेस के बाद। ये जो ऊपर जाना और अपने ताप को क्या करना, छोड़ना, इसको क्या कह रहे हैं, संघनन की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया 2 तरह से होती है, जिसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एक है शुष्क, दूसरा है वेट। ये लिख दो एडियाबैटिक। हिंदी में इसको कहते हैं रुद्रोष्म, हिंदी में नाम बहुत है इसका। हाँ बात होती है एक सीमा कहीं ऊपर जाती होगी, हुआ है 100 मीटर तक की रहती है। 100 मीटर की ऊंचाई कितनी है आपकी, जितने भी बादल बन रहे हैं 100 मीटर बन रहे हैं ना, 18 किलोमीटर एवरेज है, 2 के ऊपर 8, हाँ वहीं तक रहती है जितने भी बादल बनने की। तो अगर हम इससे पहले मैंने बताया था आपको साइरस क्लाउड, साइरस क्लाउड की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 6 से 12 किलोमीटर पर है, 6 से 12 किलोमीटर तक मिलते हैं। और एक क्लाउड आपने ऐसा देखा होगा, बना दो थोड़ा सा,
कभी कभी देखा होगा ऐसे कुछ इस तरह से होता है। वो बड़ा सा एक ही होता होगा, देखा है ऐसे पूरा बना हुआ बादल, देखा है या नहीं? तो ये बादल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 18 किलोमीटर, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, यानी कि इतना लंबा होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 18 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। हाँ और क्या ऐसे होगा? ठीक है, अभी क्या लिखवाया है, कुछ लिखवाया? एडियाबैटिक लिख लिया। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें ना ऊष्मा दी जाएगी ना ऊष्मा ली जाएगी। जब ऊष्मा ना दी गई है ना ली गई है फिर क्या होगा? भाई आप किसी चीज को गर्म करोगे तो ऊष्मा दोगे और जब किसी चीज को ठंडा करोगे तो ऊष्मा लोगे। अब इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ऊष्मा दी जा रही है ना दी जा रही है, फिर भी क्या हो रहा है, जो जल वाष्प है वो क्या बन रही है, बूंदों में बन रही है। तो कैसे बन रही है? मैंने कहा ना ऊष्मा, उसको जो कण है उससे ना ऊष्मा ली गई ना उसको ऊष्मा दी गई, पर फिर भी क्या हो रहा है, वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो गैस से जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसमें एक ऊष्मा आती है जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, सुने हो? तो वो वायु अपनी ही गुप्त ऊष्मा को क्या करती है, रिलीज करती है। जैसे ही वो अपनी गुप्त ऊष्मा को रिलीज करेगी तो उठ के कहाँ चली जाएगी, ऊपर। अब जो आपकी सुस्त यानी कि ड्राई एडियाबैटिक वो है उसमें जो एक मान है जिसमें कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, यानी कि जनरल टेम्परेचर लैप्स रेट। इसमें क्या है 10 सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर 10 सेंटीग्रेड का ताप क्या हो जाएगा, कमी आएगी। अब यहाँ सुनो, इसको बताऊं टाइम हो गया, कितना हो गया? चलो फिर 1:33, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम करेंगे कल। थोड़ा सा एडियाबैटिक पढ़ के आना। क्वेश्चन दे दूं क्या? क्वेश्चन दिया था, ये पॉज कैसे होता है? रुको रुको, यहाँ से होगी ना पॉज।